नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 की वैकेंसी में हिंदी वाला पोर्शन हम कवर करेंगे, जिसमें जो 30 अगस्त 2024 की जो सेकंड शिफ्ट है उसका एनालिसिस जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की बिना रुकावट के। पेन पेपर करके लेके बैठिएगा और लिखते हुए चलिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्लाइड पर आ चुका है। पहले प्रश्न में ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देते हुए चलिए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अंधा बतख कीचड़ खाए, अंधा बटेर कीचड़ खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए या अंधा कबूतर कीचड़ खाए। जो अभागा सुख से वंचित रह जाता, मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत होशियार थे बचपन में और अच्छे से पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई बहुत अच्छी की, लेकिन उच्च शिक्षा आप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति ने आपको तोड़ दिया और आप तैयारी नहीं कर पाए या आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। तो क्या होगा? आपका उपयोग लोग भाग गलत गलत तरीके से करेंगे, यानी कि आपका एक तरीके से शोषण होने वाला है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। ये ऐसी बात अगर कहीं कही जाती है तो वह किसके बारे में? जो बगुला है उसके बारे में ऐसी कवायद लगाई जाती है। ये जो बगुला आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये अंधा बगुला कीचड़ खाए की बात करता है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति में अंधा बगुला कीचड़ खाए होगा। वाक्य में प्रयोग यहाँ पर अमर सिंह के बारे में है, जो कि मेधावी छात्र हैं, उसके बारे में, जो कि मैंने आपको पहले ही मौखिक रूप से आपके बारे में समझा दिया है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अनु, उप, आ, प्रति। तो बताइए यहाँ पर किस जो गमन शब्द है उसका विपरीतार्थक कौन सा शब्द बनेगा? अनु, तो अनुगमन जो है विपरीत नहीं बनेगा। उपगमन भी विपरीत नहीं होगा। अगर हम आ प्लस गमन करते हैं तो गमन यानी कि जाने हो रहा है, और आगमन यानी कि क्या हो जाएगा? आगमन यानी कि आने वाला हो गया। कहीं ना कहीं आपका यहाँ क्या बनेगा? आगमन जो है वो एकदम करेक्ट निकल करके आएगा। तो यहाँ पर प्रति भी नहीं होगा, तो सी करेक्ट होगा दूसरे का। यहाँ पर आ उपसर्ग से और ऐसा शब्द जो कि बनते हैं जीवन आजीवन, गमन आगमन, क्रमण आक्रमण, क्रमण से ही आक्रमण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, लगाइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंध दिखा रहा हो, कौन कौन तो प्रश्न की बात करता है, जो, कुछ और इसके बाद में आपका। तो यहां अगर जो है ये क्या होगा? आपका संबंध को दिखाएगा। कुछ संकेत, कुछ संख्या परिमाण में आएगा आपका, जो कि अलग तरीके से जाएगा। जैसे आपको मिले संबंध में अगर देखें हम जो के साथ में, तो संबंध का बोध करा रहा है, और जहां जहां संबंध वाचक होगा उसका पहचान है। और पहचान क्या है? जो, सो, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द दिख जाए तो समझ लीजिएगा वहां पर कौन सा जो आपका सर्वनाम होगा, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम पाया जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे आपका स्टडी मटेरियल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। स्टडी मटेरियल कहाँ कैसे मिलेगा? तो उसमें हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है, यहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, क्लास की लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट भी प्रॉपर मिलता रहे। प्रश्न क्रमांक 4, कारक के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 8, 9। बताइए कारक के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर जो हमारी हिंदी है, हिंदी में जो कारक के भेद सामान्यतः माना जाता है वो कितने हैं? 8 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 8 कारक के भेद माने गए हैं। ये कारक जो कि वाक्य में, मुहावरा में या वाक्यांश में संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध जोड़ रहा है, वाक्य का कहीं ना कहीं उनसे इंटरलिंक रिलेशनशिप दिखा रहा हो, संबंध जोड़ता हो, उसे कारक कहा जाता है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है।
इन आठों में सबसे पहले आएगा कर्ता, आप खुद कर्ता होगा। कर्ता के बाद में कौन आएगा? कर्म आएगा। कौन आएगा? कर्म आएगा। फिर आएगा आपका करण, फिर आएगा आपका संप्रदान, फिर आएगा आपका अपादान, और फिर आएगा आपका संबंध, और इसके बाद 7th में अधिकरण, और 8 में संबोधन आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न मजेदार पूछा गया है, इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास जी नहीं है? पॉइंट नोटेड मिलोट, तुलसीदास नहीं है, नहीं पूछा है। तुलसीदास जी की रचना यहाँ दी गई है। 4 विकल्प हैं, 4 में से 3 रचनाएं तुलसीदास जी की हैं और 1 नहीं है। खुमान रासो, खुमान रासो के रचनाकार कौन है? दलपति है। कौन है? दलपति है मेरे साथियों, दलपति। इसके बाद कविता वाली तुलसीदास जी की है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, और विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। याद रखना, रामायण, तो रामायण किसकी है? तो रामायण जो आपकी होगी यह वाल्मीकि की होगी, वाल्मीकि जो है उनकी होगी। ठीक है, वाल्मीकि जी की होगी, यह आपको याद रखना। जो खुमान रासो हैं उसमें जो खुमान के नाम से भी लिखते हैं इसको, इसके रचनाकार दलपति विजयी हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं जो देखें अगर तो ये भक्ति काल से संबंधित थे, और इन्होंने सगुण यानी कि आकार युक्त भगवान की भक्ति की है, यानी कि राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ और प्रमुख कवियों में से एक हैं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में कृष्ण गीतावली, गीतावली ध्यान देना, एक तो कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली, ये ब्रज भाषा मिलेंगे आपको। कवितावली, वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने तुलसीदास जी ने क्या किया? तो तुलसीदास जी ने किया था अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया है, दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठ, ओष्ठ तो क्या आएगा? प वर्ण आ जाएगा। पप्पा हो कहां से बोलोगे? होठ से बोलोगे। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ नहीं आएगा। दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, हाँ कंठ तालव्य जो है यहाँ पर राइट आंसर निकलेगा डी। क्या आएगा? डी। कंठ तालव्य जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पूरे व्याख्या दी हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा। कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से? अ, आ और क वर्ग पूरा। यहाँ स्वर और व्यंजन दोनों आ रहे हैं, स्वर प्लस व्यंजन दोनों की बात हम कर रहे हैं साथ में। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तालु से अगर बात करें तो ई और च वर्ग, ई और च वर्ग। मुर्दा से अगर बात करें तो मुर्दा में तो मेंढक टर कर रहा है तो टर आ जाएगा। दंत से जो ताले में रखने के लिए तो ताली या ताले में। इसके बाद में होठ, तो ओष्ठ कहते हैं उसको। ओष्ठ से उ और प वर्ग, ओष्ठ से उ प वर्ग। पापा कैसे बोलेंगे? होठों से मिलेंगे, इसलिए कंठ तालव्य ए आई जो स्वर हैं, कंठोष्ठ जो कि ओ और औ कंठोष्ठ हैं, वहां से उच्चारण होंगे, इनके उच्चारण स्थान है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी की स्लाइड पर है 7th नंबर का। स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? चराचर, चर अचर, गोचर, गो, खेचर। तो यहाँ पर जो अनेकार्थी शब्द पूछा गया है, स्वर्ग, पृथ्वी, जो हरिण है, ये किसके अनेकार्थी हैं? तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो गो है, जो गौ माता है, उसके ये अनेकार्थी हैं। स्वर्ग भी गौ माता को कहा जाता है, पृथ्वी भी गौ माता को कह दिया जाता है, और हरिण भी गौ माता को कहा जाता है। याद रखना, गो शब्द एक अनेकार्थी शब्द है जो स्वर्ग के सेंस में, गौ माता को भी गाय के सेंस में भी इसका प्रयोग होता है। सारंग घोड़ा, शेर, मोर, सांप इसके पर्यायवाची हैं। खेचर पक्षी का या देवता या ग्रह, ये अनेकार्थी शब्द हैं एक दूसरे के। गो के मैंने यहाँ पूरा बता दिया, स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है और हरिण भी है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 8वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई? 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? यानी कि आलोक पर्व नामक एक रचना है जिसको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और ये जो पुरस्कार दिया गया
तो इस पुरस्कार को पाने वाली रचना का नाम है आलोक पर्व। तो यह किसने लिखी, इसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानरी प्रसाद मिश्र, शिवमंगल सिंह सुमन। बताइए कौन आएगा? तो यहाँ होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का ये इन्होंने हिंदी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है एक तरीके से वह प्राप्त किया, क्योंकि हिंदी में ही इन्होंने ये रचना लिखी है। ये हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में कई सारी रचनाओं की बात की है। हिंदी साहित्य की भूमिका में सुर साहित्य, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, यहाँ पर इनकी प्रमुख रचना है किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्लाइड पे है 9th नंबर का। 2002 में दो पंक्तियों के बीच दो पंक्तियों के बीच, ये पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2 और दोनों के बीच की जो जगह उसकी बात कर रहे हैं। इस नाम से कविता है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अरुण कमल, राजेश जोशी, अलका सरावगी, मंगलेश डबरोल। तो वह किसे दिया जाएगा? राजेश जोशी जी को दिया गया। हिंदी के विख्यात कवि, लेखक, पत्रकार और नाटककार राकेश जोशी को साल 2002 में उनके कविता का संग्रह जिसका नाम है दो पंक्तियों के बीच में के लिए साहित्य, अब यहां पर गलत टाइपिंग है, अकादमी, हिंदी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इससे संबंधित उनको किया गया। देखिए साहित्य अकादमी से लगातार प्रश्न पूछ रहा है, ये बात आप याद रखना। अगला प्रश्न है 10वां, क्या कह रहा है? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, स्वर 5, 2, 3, 4। स्वर संधि के कितने प्रकार होंगे बताइए जरा, स्वर संधि के। तो यहाँ पर जो स्वर संधि उसके कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। मैंने आपको हिंट तो पहले दे दी थी, तो ये 5 याद रखना है ना। इसके बाद जो स्वर संधि के बाद स्वर अर्थात दो स्वर के बाद स्वर आ जाए या दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। उसमें सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, फिर आएगा आपका गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब देखिए बड़े दीर्घ यानी कि बड़े लोग गुणवान होते हैं, ये ऐसे उनको मानते हैं। बड़े लोग, बड़े यानी कि दीर्घ, बड़े गुणवान होते हैं और वे चाहते हैं कि उनके ज्ञान की और वृद्धि हो जाए ताकि वे यश प्राप्त कर सके। और जब यश की प्राप्ति हो तो उन्होंने कई सारे पाप किए, उन पाप को धोने के लिए कहते हैं किसके? हे आदिनाथ हमारी रक्षा करना, हे आदिनाथ हमारी रक्षा करना। तो आदि से अयादि संधि, तो बड़े से दीर्घ बन जाएगा, बड़े से, और गुणवान से गुण संधि बन जाएगा। और वृद्धि चाहते हैं तो वृद्धि संधि बन जाएगा, वृद्धि चाहते हैं वो अपने ज्ञान में, ज्ञान वृद्धि से वृद्धि संधि। और यश की प्राप्ति चाहते हैं तो यण संधि हो जाएगा यश से। और जब पाप किया तो पाप को धोने के लिए क्या कहते हैं? अब यश तो मिल गया लेकिन यश प्राप्त नहीं हो पा रहा क्योंकि पाप किया था उन्होंने, उस पाप को धोने के लिए कहते हैं हे आदिनाथ हमारी रक्षा करना। आदिनाथ साहब का अयादि संधि निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पर इन 5 संधि को आपको ट्रिक से याद करवाने का भी प्रयास किया है। एक ट्रिक इस तरीके की कि आपके अपने डेली रूटीन के हिसाब से है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लगाते हुए चलिए क्या कह रहा है भाई अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है वह घर से बाहर गया, वह व्यक्ति घर से बाहर गया भाई। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। देखिए अभी तक हमने जितने भी पेपर का एनालिसिस, जितने भी क्लासेस किए, उनसे एक निष्कर्ष निकल का आया। क्या क्या भैया? आपसे कारक जो चिन्ह है वो पूछ रहा है, कारक चिन्ह पूछ रहा है और कारक के प्रकार पूछ रहा है। ठीक है, ये तो पूछ रहा है। कारक से 1 से 2 प्रश्न, 1 से लाके 2 प्रश्न लगातार पूछ रहा है, तो कारक को कर लेना है। इसके बाद समास, समास से भी लगातार प्रश्न आ रहा है, 1 से 2 प्रश्न समास से आ रहा है, तो ये भी कर ही लेना है, छोड़ना नहीं है। संधि से प्रश्न मेरे साथियों आ रहा है,
कभी संधि विच्छेद आ रहा है, कभी संधि का क्या अर्थ है और कभी संधि का प्रकार। तो एक प्रश्न इसका लगातार मिल रहा है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद में आपका क्रिया विशेषण वगैरह नहीं तो मिल ही रहे, संज्ञा मिल रहा है, संज्ञा मिला है, सर्वनाम मिला है, सर्वनाम है, मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा है। और वर्णमाला में स्वर पूछ लिए है, स्वरों के इस बार तो इस वाले क्लास में 2 प्रश्न तो अभी तक आ गए। स्वर आ रहे हैं, व्यंजन आ रहे हैं, इनके क्या रहा है, उच्चारण स्थान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, उच्चारण स्थान पूछ रहा है, उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो ये बात याद रखने वाली है कि ये मेजर टॉपिक है जहां से हमारे 37 में से लगभग 10 से 15 प्रश्न कवर कर रहे हैं, ये छोड़ेंगे नहीं हम। इसके बाद में साहित्य अकादमी से यानी कि पुरस्कार से, जो पुरस्कार है उससे भी हमें 3 से 4 प्रश्न लगातार पूछ रहा है, जिसमें आपका पुरस्कार के साथ साथ साहित्य के रचनाकार के रूप में, कवि या लेखक के रूप में पूछ रहा है लगातार। तो ऐसे में हमारे सामने ये जो संख्या 5 हो जाएगी और भी 4 से, तो 3 से लाकर 5 प्रश्न लगातार पूछ रहा है। और अगर पूछ रहा है तो हमारे ये भी तो कवर हो रहा है। 10 से लगाकर के 15 प्रश्न या 20 या तो लगभग 20 प्रश्न तो इन टॉपिक से कवर हो रहा है। तो 37 में से 37 यानी कि 37 प्रश्नों में से ये इतने कवर, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें अपादान कर्ता कर्म करण, तो से जो है वह आपका अपादान का होगा। ये मैं कई बार डिस्कशन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अभी तक जवाब किसी का नहीं आया। देखिए अपादान जो है ना, अलग होने के सेंस में दूर करने की बात करता है। चलिए दूर हो जाइए, बाहर हो जाइए, अलग अलग हो गए 2 भाई, तो ये अपादान हो गया, अपवाद बन गया। करण कारक जो कि साधन के रूप में प्रयोग करता है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से में घर से बाहर गया, घर से अलग हो रहा है, उस सेंस में क्या आएगा, अपादान कारक आएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और वह उससे पहले आपको पीडीएफ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और व्हाट्सएप चैनल पर आपको पीडीएफ फ्री में स्टडी मटेरियल दिया जाता है। इस क्लास के बाद में, क्लास के साथ में पीडीएफ की जो है, इस क्लास की पीडीएफ को अपलोड कर दी जा रही है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है, नहीं पूछा है, ध्यान देना। विरूपाक्ष, त्रिलोक, त्रिदृश्य, त्रक्ष, बताइए कौन नहीं है। तो यहां पर आपका त्र्यंबक के जो नहीं पूछा, त्रिलोक नहीं है, यानी कि बी विकल्प से होगा। तो इसमें और कौन कौन से हैं, विरूपाक्ष हैं, त्रिदृश्य हैं और त्रियक्षक हैं। जो त्रिलोक है, यह शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं, बल्कि जबकि और सभी विकल्प यहां पर उसके समानार्थी या उसके साथी या उसके पर्यायवाची दिए गए। ध्यान देना, ये जो शब्द है ये भगवान शिव जी को डिनोट कर रहा है, भगवान शिव जी के रूप में यहां पर इस शब्द का उच्चारण किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है 13वां, वो कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। यानी कि यहाँ 4 वाक्य दिए गए, इन 4 में से 1 अशुद्ध है और 3 शुद्ध है। रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। अब देखिए विकल्प नंबर ए और बी में अंतर क्या है, छोटी सी माइनर क्या चीजें हैं। यहां पर ये पूरा अलग अलग 2 शब्द बना दिए, क्या कर दिए, 2 शब्द बना दिए। 2 शब्द होने के कारण क्या कर दिया, इसको हम बाहर कर देंगे। और यहाँ पूरा रामचरितमानस एक शब्द है, तो ये तो पूरा करेक्ट है। रामचरितमानस गलत है, रामचरितमानस गलत है। यहां पर विकल्प नंबर बी जो है वह पूरा सही है, क्योंकि रामचरितमानस पूरा एक नाम है रचना का, जो कि रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी। कौन है भाई, तुलसी हैं। कौन है, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। और याद रखना, राम के जीवन पर लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आए उससे पहले यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी गई, ये गलत है और ये सही है। 14वां प्रश्न कह रहा है, क्या कहता है भाई, सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस रस का जो स्थायी भाव क्रोध है। अब देखिए आपसे एक टॉपिक और रस, लगातार एक प्रश्न आ रहा है, लगातार 1 से लाके 2 प्रश्न है, लेकिन एक तो मिनिमम आ रहा है। तो रस भी, रस के प्रकार जो है 9 प्रकारों में से, हालांकि ना 11 है, और 11 में से आपको 9 जो है वो याद होना चाहिए, 9 के स्थायी भाव याद होने चाहिए। पूछ ही रहा है, क्योंकि ये जो 9 है उसमें से 8 का जो डिस्कशन है आपका
8 जो रस है, 8 रस, उनका डिस्कशन किसने किया है? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि ने अपनी नाट्य शास्त्र नामक जो पुस्तक है उसमें इसका डिस्कशन उन्होंने किया है। कितने रसों का? 8 रसों का, 8 रसों का। और याद रखना जो शांत रस है, शांत रस है, उसका समर्थन बाद में अनेक विचारकों ने किया है, लेकिन मम्मट जो है उन्होंने भी इसका समर्थन किया सबसे पहले। और वह जब कहा गया तो यह 90 नंबर का जो रस बनता है वह शांत रस बनता है। ठीक है, तो इसका समर्थन शुरुआत में किसने किया? तो मम्मट ने किया था, मम्मट ने किया था। ठीक है, उसके बाद अनेक विद्वान आते हैं और इसका सपोर्ट करते हैं और इसको अंततः नाट्य शास्त्र में भी ऐड करते हैं भरत मुनि जी के द्वारा भी, उनका भी समर्थन मिल जाता है। इसके बाद आपको बाद में मिलेगा वात्सल्य रस, जो 10वें नंबर का आता है। वात्सल्य, 2 मिनट, वात्सल्य रस के अगर देखें हम, थोड़ा सही से लिखता हूं क्लियर, तो आपको सही से समझ में आएगा। वात्सल्य जो रस है उसकी बात करें तो ये बनता है आपका 10वें नंबर का। और इसके बाद में 11वां बन के आता है आपका जो कि भक्ति रस। क्या बन के आता है? भक्ति रस, भक्ति रस, भक्ति रस। और ये 11वें नंबर का बनता है। देखिए वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव बनाया गया है वह है प्रेम। इसके बाद में जो भक्ति रस का भक्त माना गया है, भक्ति माना है, भक्ति रस का भक्ति माना है, यानी कि इसका रस और स्थायी भाव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेम है यानी कि वात्सल्य रस जो है इसको श्रृंगार के साथ में भी जोड़ा जाता है, श्रृंगार रस में जोड़ा जाता है। श्रृंगार रस जो कि उसका भाव रति है, और रति का मतलब भी क्या है? प्रेम करना, प्रेम करना। तो ये प्रेम जो शब्द है ये अपने आप में यहाँ छुपा हुआ था, लेकिन अलग से जब बनाया तो उसका अलग स्थायी भाव प्रेम नाम दे दिया गया। याद रखना, सब कुछ बता दिया हूं। वीर, यहाँ क्रोध का पूछा है तो वीर है क्या ना? विभत्स, भयानक रस और रोध रस। तो रोध रस का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक का भय। अच्छा, विभत्स का क्या होगा और वीर का क्या होगा? वीर का उत्साह बन जाएगा। वैसे यहाँ सब लिखा, वीर का उत्साह और विभत्स का जुगुप्सा। और एक और है, क्या है? घृणा। क्या है आपका? घृणा। ये भी इसका स्थायी भाव है। भय का भयानक, तो रौद्र का क्रोध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और वह क्या कह रहा है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम है, यहां पर दिन दिवस, दिन या दिवस भिन्न अर्थ देना चाहिए। अब दिन और दिवस तो एक ही बात हो रही है। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम और संध्या, बताइए क्या होगा? यहां एक जैसा है उच्चारण में, लेकिन वहां पर अर्थ अलग अलग है। तो वहां पर आपको मिलेगा अपेक्षा और उपेक्षा एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन अपेक्षा यानी किसी से आशा करना या किसी की तुलना करना होती है, और उपेक्षा यानी कि उसकी अवहेलना करना या त्याग देना या उसको छोड़ देना, उस सेंस में प्रयोग होता है उपेक्षा करना। किसी का परित्याग करना, वहां पर भी उपेक्षा करना होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहता है? परीक्षा। देखिएगा, परीक्षा शब्द जो है बहुत सारे ऐसे लिख देते हैं मेरे साथियों, तो परीक्षा मत लिखिएगा क्योंकि यह गलत है दोस्तों। यहाँ पर परीक्षा शब्द जो है उसमें बड़ा ई आएगा, सबसे पहले तो करेक्ट करना सीख जाइएगा। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है? विदेशज, तत्सम, तद्भव या देशज। तो परीक्षा शब्द जो आएगा वह आपका तत्सम आएगा, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है। वैसे यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। परीक्षा शब्द एक तत्सम वर्ग में आता है, जहां पर आपको तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं या जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दुग्ध है, तो दुग्ध क्या है? तत्सम है। और दूध क्या है? बड़ा होगा, तो ये दूध में ग गायब हो गया है, तो ये आपका मिलेगा तद्भव। हस्त का हाथ, तो हस्त क्या है? तत्सम है, और हाथ क्या है? तद्भव है। वैसे ही परीक्षा, दुग्ध, अग्नि का आग बनेगा, अग्नि का आग बन जाएगा, और ये क्या है? तद्भव है, ये तद्भव है। ठीक है, चले आगे, बढ़े आगे। बिल्कुल मजेदार, मजे आ रहे हैं सभी को, और मजे आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलिए, क्योंकि आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमें और मोटिवेट करता है और हमें यह भी दिखाता है कि और ज्यादा मेहनत करके क्लास लेके आनी है। साथियों, अगर आपको लग रहा है कंटेंट वैल्यूएबल है, आपको थ्योरी पर्याप्त मिल रही है, और भी इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको सुधार चाहिए। क्रमवाच्य में प्रधान कौन होता है? विचार, कर्ता, भाव या कर्म?
तो कर्मवाच्य में सबसे प्रधान क्या होता है? मैंने कहा था ना, वाच्य से पिछली क्लास में कहा था, वाच्य से लगातार प्रश्न आ रहा भाई, और उसमें कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों ही से एक न एक प्रश्न अल्टरनेट करके वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कृत्यवाच्य है, देखिए यहाँ तो कर्म है, इसका आंसर तो निकल के आ गया हमारा, क्या? कर्म निकल के आ गया, कर्म डी। लेकिन हमें यह तीनों को समझना है। जो कृत्यवाच्य है उसमें कर्ता प्रधान होता है, और कर्म में कर्म प्रधान होता है, और भाव में भाव प्रधान होता है। इनके नाम के पहले अक्षर को देखिए, कृत यानी कि कर्ता, कर्म यानी कि कर्म जो काम करना वो प्रधान होगा, भाववाच्य में भाव प्रधान होगा, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में उसे कहते हैं जहां वाच्य बिंदु कर्ता न होकर स्वयं कर्म हो। उदाहरण के लिए, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, यहां पर पढ़ी गई क्रिया कर्म पुस्तक के लिंग वचन और पुरुष के मुताबिक आइए, उसके लिंग वचन के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 18वां। क्या कह रहा है? चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या है? श्रेष्ठ, सोम, द्विज, वर्ण। तो चंद्रमा और ब्राह्मण, ये इसके लिए क्या आएगा? द्विज आएगा। जब आपके री एग्जाम से पहले की एग्जाम थी जो कैंसिल हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न वहां से हुबहू उठा लिया गया। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज होता है, और अंडज या पक्षी के लिए भी, वहां 3 शब्द थे, ब्राह्मण, चंद्रमा और पक्षी, इन तीनों के लिए द्विज का प्रयोग होता है। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न 19वां, मजेदार, सरल, सबसे आसान, नंबरदायक प्रश्न। पंकज में कौन सा समास है? अभी तक आपने पंकज के पर्यायवाची पढ़े होंगे, लेकिन पंकज के कौन सा समास है ये भी आपको पूछ लिया गया है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो यहां मिलेगा आपको बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि पंक यानी कि कीचड़ में कीचड़ होता है, पंक का मतलब कीचड़, और जय का मतलब जन्मा, तो इसका तीसरा अर्थ क्या मिल गया? कमल, यानी कि पंकज, पंकज का अर्थ क्या होगा? कमल होता है। यहां पर तीसरा अर्थ आपको दे रहा है, और जब तीसरा अर्थ कोई ऐसा शब्द जो अलग अलग, दो अलग अलग पद से मिलकर बना, वह पढ़ने में लगे लेकिन अर्थ कोई तीसरा निकल रहा हो, जहां कोई तीसरा अर्थ आ रहा हो, वहां पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। इसको ऐसे याद कीजिए, बहुव्रीहि समास को, आपके घर में आप, आपके मम्मी पापा और आप रहते हैं, लेकिन जब आपकी शादी होगी तो एक तीसरा व्यक्ति और आपके घर में आएगा, तो अब क्या होगा? वो व्यक्ति जो आ रहा है वो क्या होगा? बहुव्रीहि। तो बहु आई आपके घर पर, तो तीसरा अर्थ दे रहा है, उसके सेंस में बात हो रही है, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। पंकज में बहुव्रीहि समास है क्योंकि इसमें पहला और उत्तर पद प्रधान नहीं है, बल्कि इसका संयुक्त रूप या अन्य पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में जिसमें कोई पद प्रधान ना होकर समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर के एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हो, वहां पर क्या होता है आपका? वहां पर आपको बहुव्रीहि समास मिलता है। उदाहरण के लिए, दशानन यानी कि रावण, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कौन है? शिव जी हैं। पीताम्बर कौन है? श्री कृष्ण है। पंकज कौन है? कमल है। ये सारे जो आपके सामने आए हैं, ये ऐसे शब्द है जो कि बहुव्रीहि के उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 20वां। क्या कहता है साथियों? देखिए, आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार, जो इसका क्या अर्थ है? बलशाली के सामने वीरता दिखाना, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, या कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। बताइए कौन सा विकल्प की तरफ जाएंगे? सी इज करेक्ट, बिल्कुल। आबेल मुझे मार, ये आ गया बेल और ये न्योता दे रहा, आ मुझे मार, डंडा नहीं है बल्कि झंडा लेके खड़े हैं कि मार मुझे, तो भाई और भड़का रहे तो मारेगा ही ना। आपने हमारे भारत में अलग अलग त्योहारों में, हर एक अलग अलग क्षेत्र में आपने पशुओं के साथ भी इस तरीके के त्योहार देखे होंगे मनाते हुए, जहां पर छोड़ नामक एक प्रवृत्ति चलती है, वो फड़ाई जाती है। उसमें ऐसा कपड़ा लिया जाता है, उसको लेकर के वो जो ढोर है, गाय है, बैल है, उसके सामने लाया जाएगा, उसको भड़काएंगे और वो उसके ऊपर वार करेगा। तो ये क्या हो रहा है? आप बैल मुझे मार जैसी बात, यानी कि उसको भड़काने के लिए झंडा ले रखा है। और अगर आप में स्फूर्ति नहीं है, आप भाग नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? आपको वो कंट्रोल में कर लेगा, वो आपको मारेगा। मोहन को लड़ाई के बीच में बोलने की जरूरत क्या थी? जरूरत बोलने की क्या जरूरत थी? इसे कहते हैं आबेल मुझे मार।
अगला प्रश्न है 21, कहता है हर्ष शोक हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए डैश चिहावन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह है उसका प्रयोग होता है, ये वाला चिन्ह, इसका चिन्ह पूछा है, चिन्ह ये वाला आना चाहिए। हालांकि ये आंसर पहले लगा हुआ है, इसमें गलती से टाइप में उसको अंडरलाइन कर दिया गया, डार्क अलग हो गया, इसके लिए सुधार हो जाएगा आपका पीडीएफ में, ठीक है। याद रखना ये सारे विस्मय आदि बोधक है। आगे बढ़े, आगे की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके समक्ष, यहाँ पर जो चिन्ह है, इतना बड़ा सा चिन्ह दे रखा है, ये इसी का दे रखा है। हर्ष की बात हो, शोक उत्पन्न हो जाए, घृणा हो किसी से, या आश्चर्य की बात हो, ऐसा कोई भाव आपके सामने आए कोई सेंटेंस सुनने के बाद में, तो बात साफ होगी कि जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह है उसका प्रयोग वहां पर होगा। यह एक विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग लिखित भाषा में तीव्र भावनाओं, उत्साह, आश्चर्य या जोर देने के लिए किया जाता है। अरे वाह, शाबाश, ओह, वाह आदि जो है क्या आपके विस्मय आदि बोधक चिन्ह की बोध कराने वाले हैं, जो शब्द है इसकी पहचान वर्ण है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आया है और वह क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या हो रहा है यार, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, ये गलत टाइपिंग हो गया, तद्भव, ठीक है, तद्भव, यहाँ पर भ लिखना चाहिए था, है ना। तद्भव शब्द है स्थान, यौवन, निर्जर या जीव। बताइए कौन सा तद्भव है, तो जीव है। जीव का जो तत्सम एवं जीवा होता है, यानी कि यहाँ पर तद्भव जो निकला कौन सा निकलेगा आपका, जीव निकलेगा। जीव शब्द तद्भव है, इसका तत्सम रूप जीवा होता है। तद्भव शब्द वे ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो या परिवर्तित रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। अग्नि का आग बनेगा, साथियों ध्यान से देखना, अग्नि का आग बन जाएगा, आम्र का आम बनेगा, जीवा का जीव बनेगा, और ये लगातार पूछे जाने वाले शब्द की टेबल है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लगाइए जल्दी। नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, उल्लेख, उपमा या रूपक। अतिशयोक्ति, तो यहां पर नवल सुंदर श्याम, ध्यान देना, यहां पर शरीर को नवल के समान, सुंदर भी श्याम भी, शरीर को अनेक अलग अलग प्रकार से उल्लेख किया जा रहा है। और जब हमारे बॉडी या किसी के भी बारे में एक ही बात एक ही सेंटेंस में अनेक बार उसका वर्णन अलग अलग रूप में किया जा रहा है, वहां उल्लेख किया जा रहा है, तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। क्या होता है? उल्लेख अलंकार होता है। अतिशयोक्ति में क्या होगा? बड़ा चढ़ा करके बात करेंगे, बात को बड़ा चढ़ा करके करेंगे। उपमा में उपमेय और उपमान की बात की जाएगी। रूपक में भी उपमेय और उपमान में जो विशेषता बताने की बात आएगी, यहां पर अभेद वर्णन होगा। जो नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है, परिभाषा उल्लेख अलंकार जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, तब वहां उल्लेख अलंकार होता है। जाकी रही, अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तेन तैसी। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न कह रहा है, और 24वां प्रश्न मजेदार है, सबसे आसान प्रश्न है। ख, घ, ज, फ, ये सभी क्या है? नुक्ते लगे हुए हैं नीचे भाई। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूं, इन सभी में नुक्ता लगा, और जिसमें नुक्ता लगा है वो हमारे भारतीय शब्द नहीं है बल्कि विदेशी हैं, और वे भी अरबी भाषा के शब्द है। अरबी के हैं और फारसी के हैं। फारसी, इन दोनों भाषा के शब्दों में हम हमेशा नुक्ता का प्रयोग करते हैं, और अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं ये, याद रखना यहाँ पर ये, ठीक है। बढ़े आगे, बहुत मजेदार, मजे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अवयव है? बताइए जल्दी, कम ऑन फास्ट। कारण बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो यहाँ पर स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, मानो कल्पना करना पड़ेगा आपको, स्वरूप आ रहा है बम फटा होगा,
ठीक है, ऐसी कल्पना हो रही तो ऐसा लगा मानो बम फटा है, यहाँ पर स्वरूपबोधक है। अब एक बात साफ आ रही, जो हमने सुबह की शिफ्ट शिफ्ट 1 की बात की, वहां पर पूरा एक गद्यांश दिया गया, वहां पर बम फट रहे थे, कहां पर, परमाणु बम, वो भी जापान पर, अमेरिका के द्वारा, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया गया, अवयव में जोड़ लिया गया है। उन स्वरूप, जो स्वरूपबोध अवयव किसे कहते हैं, जिस जिस वाक्यों से हमें किसी उपवाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है, वहां पर पूर्ण रूप से अर्थ समझ में आ रहा है, तो वहां पर यह समझना कि ये स्वरूपबोधक है। जैसे यहां समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसा लगा मानो बम फटा। कैसा लगा, किस बात का लगा, कि बम फट रहा, इस बात की बात हो रही। 26वां प्रश्न क्या कहता है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, तो अध्यादेश, ये गलत टाइपिंग है यहाँ पर, अध्यादेश, अधिनियम, नियम और विनियम। तो विधानमंडल से पारित हो गया, तो जो पारित होगा ये तो राष्ट्रपति या राज्यपाल करेगा, अध्यादेश तो। नियम विनियम नहीं होता है, जो नियम है अधिनियम बनेगा, अधिनियम, क्योंकि ये पारित हो चुका है। अगर ये विधेयक होता, विधेयक कब होता है, जब रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, पारित हो चुका है, स्वीकृति मिल चुकी है, तो विधि को अधिनियम कहा जाता है, पारित विधि को अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्धविराम का सूचक चिन्ह। ये देखिए, मतलब ये साफ है कि अगर आप ईमानदारी से पीवाईक्यू का एनालिसिस पूरा करते हैं, तो हिंदी में 37 में से 37 देने में, लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, ये प्रश्न लगातार रिपीट हो रहा है। अर्धविराम चिन्ह, भाई ये पूर्ण विराम होता है, ये थोड़ी देर के लिए अल्प विराम होता है, थोड़ा अल्प विराम, और ये अर्ध विराम होता है, थोड़ा सा और ज्यादा। ठीक है, अब बताइए यहां कौन सा होगा, ये जो आपको इसको ऐसे भी डॉट से दर्शाते हैं, ये आपका योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह। वैसे सभी की मैंने पीछे लिख रखा है, आंसर सॉल्यूशन लिखा हुआ, बट आपको मैं समझाना प्रयास कर रहा हूँ कैसे आंसर निकालेंगे, आप निकालिए। तो यहाँ पर जो आपके सामने आ रहा है, विराम चिन्ह का जो अर्ध विराम चिन्ह है उसका भी और भी दिए हुए हैं। उपविराम, अगर उपविराम में हम देखें, उपविराम में देखें तो उपविराम में आपका इस तरीके का आएगा, ये अल्प विराम है, ये योजक है, मैंने आपको पूरा ही पहले ही बता दिया। बस ये बिंदी का याद रखना, ये अल्प अर्ध विराम है, अल्प विराम नहीं है। ये एक बिंदी है, ये यानी कि ये वाला, ये क्या है आपका अल्प विराम है, अल्प विराम है, ये अल्प विराम है। जबकि इस तरीके से ऊपर बिंदी लगी है, बिना बिंदी का अल्प विराम, और बिंदी के साथ में अर्ध विराम, अर्ध विराम। ये बात आपको इसका बोध होना आवश्यक है, योजक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, और अगला प्रश्न आपके समक्ष रहा है मजेदार, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक, जिसमें क्रिया का राम मोहन को रुला रहा है, अकर्मक, खुद कर्म नहीं करेंगे। पानी बरस रहा, मैं गेहूं पीसता हूं, श्याम निबंध लिखता है। यहां पर आपको मिलेगा पानी बरस रहा, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। देखिए यहां रुला रहा है, यहां जो आपका मैं गेहूं पीसता हूं, तो गेहूं पीसने का काम हो रहा है, सकर्मक क्रिया हो रही है। श्याम निबंध लिखता है, अरे भाई लिख तो रहा है, कोई भी लिखो, कर्म तो कर रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह बी नंबर का होगा, जो पानी बरस रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्म खुद नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके समक्ष है जिसका आंसर पहले लग चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ विकल्प में हो। सूची और शची, जो सूची है वह सुई है, और शची है वह आपकी तालिका है। क्या है, तालिका है। ये दोनों शब्द याद रखना मेरे साथियों, लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों में है ये भी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और वो क्या कह रहा है, सुई और तालिका के बाद में सूची हो गया। ठीक है, यहां तक तो ये सूची का सुई होता है और शची का तालिका होता है।
अगले प्रश्न पर जाने से पहले कहेंगे हम कि पीडीएफ की आपको बहुत सारे कहते हैं कि सर आप तो पढ़ा तो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें तो पीडीएफ मिलता ही नहीं है। पीडीएफ का कहां से प्राप्त होगा? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। क्लासेस के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन और जो वेबसाइट है उस पर जाकर के भी अपडेट पा सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने 30वें नंबर का आ गया है। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर नहीं हुआ यह पूछा गया है, नहीं हुआ है यह पूछा गया है। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि नहीं कौन से में है ना। वह परिश्रमी भी है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए। तो यहां पर वह विद्यार्थी है, बिल्कुल सिंपल शब्द है, बी विकल्प जो है वह क्लियर आंसर समझ में आ रहा था। विशेषण कहां होता है? जहां संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। जैसे बड़ा है, काला है, लंबा है, सुंदर है, परिश्रमी है, मेहनती है, ये सब क्या रहा है? विशेषण है। वह विद्यार्थी वाक्य में कोई किसी प्रकार का विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये भी बात याद रखने वाली थी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, लगाइए इसका जवाब। जो 31 है, अनंत्या से अनंत्या किसकी रचना है? बताइए जल्दी, कम ऑन फास्ट। तो यहां पर आपको प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, तो ये मिलेगा आपको प्रभा खेतान। कौन मिलेगा? प्रभा खेतान। प्रभा खेतान जी जो है, इन्होंने अपनी रचना लिखी एक, उसका नाम है अनंत्या से अनंत्या। प्रभा खेतान की ये रचना है। इस किताब को साल 2007 में राजकमल नामक प्रकाशन है उसमें प्रकाशित की गई। पहले यह साहित्यिक पत्रिका हंस में धारावाहिक के रूप में छापी गई थी, लेकिन इसका व्यवस्थित प्रकाशन 2007 में होता है और वह राजकमल प्रकाशन में होता है। ठीक है, ये किताब है, उठा के पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके समक्ष, लगाइए सभी। अर्घ्य, अर्घ्य शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? मूर्ख और जो पूजनीय, रूप, पाप। बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपका आएगा वह विकल्प नंबर बी, यहाँ पर उत्तर सही है, यानी कि पूजनीय होता है। लेकिन जो हमारी बोर्ड एग्जाम है, जो पेपर कंडक्ट करवा रही है, सिलेक्शन देगी, आपको ज्वाइनिंग के लिए लेटर प्रोवाइड करेगी, उस संस्था का मानना है कि यह प्रश्न गलत है, मूल्यांकन से इसको बाहर किया जाएगा। याद रखना, हिंदी में 37 क्वेश्चंस पूछे गए लगातार, लेकिन कम से कम एक प्रश्न हर शिफ्ट में हटाएं, बाहर किए, मूल्यांकन से बाहर किए, और 2 भी किए हैं कहीं कहीं, लेकिन एक तो 100% हर एक शिफ्ट में बाहर हुआ। ये हालत चल रही है बोर्ड की। ठीक है, तो याद रखना इस प्रश्न को बाहर किया गया था। अब अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है वह है 33 से लगा करके 37 तक, और ये मिलेगा आपको गद्यांश पर आधारित। गद्यांश क्या कह रहा है? संस्कृति और सभ्यता, ये दो शब्द और अनेक, और उनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह अपनी बाहरी तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, करुणा, प्रेम और परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान है। और जिस दिशा में इनकी जितनी ही अधिकता है, उस दिशा को हम उतना ही सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति उन सबसे कहीं बारीक चीज है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं, गुण है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। बहुत ही अनोखी बात कह दी गई है भाई। ये रियलिटी में हमें हमारे जीवन में अप्लाई करने वाली बात है। आगे कह रहा है, हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते हैं, मगर वे सारी चीजें हमारे सभ्यता के सबूत हैं।
जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखाई नहीं देती है। वह बहुत ही सूक्ष्म और महान चीज है और वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी रहती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं ये हमारी संस्कृति ही बतलाती है। एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ये बात याद रखना। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये 6 प्रकार जो विकार प्रकृति के दिए हुए हैं, मगर ये विकार अगर बेरोक जो रोके नहीं जा सके, छोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाए कि उसमें और जानवर में कोई भेद नहीं रह जाए। इसलिए आदमी इन विचारों पर रोक लगाता है और दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू कर पाता है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति या वह देश की धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपने संस्कृति का विकास किया हो, ना कि उसका विनाश किया हो। यह बात भी याद रखने वाली। चलिए, इस गद्यांश को हमने पढ़ा, आपने सुना, आपने पढ़ा, पूरा गद्यांश आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा हो तो एक बार और देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है, 33वां नंबर का, गद्यांश पर आधारित है, जवाब दीजिएगा। सभ्यता का अभिप्राय है। क्या बोला है सभ्यता के बारे में गद्यांश? युग युग का ऐश्वर्यपूर्ण कहानी, मानव को कलाकार बना देने वाली विशेषता, मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण, मनुष्य के स्वाधीन चिंतन की गाथा। क्या है सभ्यता का अभिप्राय? तो यहाँ मानव के भौतिक विकास का विधान गुण जो है, ये भौतिक डेवलपमेंट जो हम मकान बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। गद्यांश में दिया सभ्यता का अभिप्राय मानव के भौतिक विकास का विधान गुण से है, याद रखना। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ रहा है और वह है 34वां नंबर का, संस्कृति का अभिप्राय है। मानव के आत्मिक उन्नति का संवर्धन आंतरिक गुण है। हर युग में प्रासंगिक विशिष्टता, विशिष्ट जीवन दर्शन से संतुलित जीवन, आनंद मनाने का एक विशेष विधान। क्या होगा यहाँ पर? तो ये निकल के आएगा आपका विकल्प नंबर ए करेक्ट है। आत्मिक उन्नति, मस्तिष्क हमारा अपना शरीर के अंदर विराजमान होती है, वह है हमारी संस्कृति। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और वह कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों? संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह एक समुदाय के जीवन में ही जीवित रह सकती है। मानव में भेदभाव नहीं रखती है, मनुष्य की आत्मा में विश्वास रखती है, आदान प्रदान में बढ़ती है। बताइए कहां मिलेगा? तो संस्कृति का मूल स्वरूप जो है वह क्या है? आदान प्रदान से लगातार बढ़ती चली जाती है। और ये जो है मुक्ता, ये गलत लिखा हुआ है, गद्यांश में जो लिखा हुआ उसके बारे में लिखा था, गलत टाइपिंग हो गया। ध्यान देने वाली बात ये थी यहाँ पर केवल आपको कि आदान प्रदान की जो बात की गई है वो किस सेंस में? एक संस्कृति से एक देश की संस्कृति से, एक देश की संस्कृति से और कोई देश सीख रहा है, और न केवल एक या एक से अधिक या 4-5 देश, एकाधिक देशों की संस्कृतियों से अपनी संस्कृति का विकास करना, आगे बढ़ाने वाले, उस सेंस में इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ आखिरी में लिखा था आपके समक्ष, ये गद्यांश के सबसे अंत में, ये देखिए यहाँ पर, तो वही वाली बात है, ये उसी से पूछा गया प्रश्न है आपका ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 37 क्या कह रहा है? 37 कह रहा है, संस्कृति सभ्यता से इस रूप में भिन्न है कि संस्कृति क्या होगा? सम्यक है और सभ्यता नितांत मौलिक होती है। सभ्यता की अपेक्षा स्थूल और विशद होती है, एक आदर्श विधान है, और सभ्यता यथार्थ होती है। सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है,
यहाँ पर जो आपके समक्ष आएगा डी नंबर का, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है। क्यों? क्योंकि गद्यांश में कहा गया है कि भाई सभ्यता स्थूल है और संस्कृति क्या है? सूक्ष्म है। तो संस्कृति क्या है आपकी? सूक्ष्म है और सभ्यता स्थूल है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और वह क्या कह रहा है, देखिए जरा। मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह मानव की मानवीयता अपने मन से विद्यमान विकारों पर नियंत्रण पाने की चेष्टा करें, अपनी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करें, अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहें, सभ्यता की ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करें। यहां पर मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है। किस में निहित है भाई? वह अपने आप पर कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे। विकल्प नंबर ए वाक्य में सही है। अपने जो विकार हैं, जो दुर्व्यवहार वाले जो विचार आते हैं, उन पे कंट्रोल पाले, वह की बात हो रही है। तुलनात्मक रूप से जो घड़ी दिखाई दे रही है, आंकड़े के तराजू दिखाई दे रहे हैं, वह बराबर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहे हमारे आज के पूरे हमने प्रश्न जाने पड़े। यदि आप कर रहे हैं किसी भी प्रकार के सरकारी एग्जाम, एसएससी, यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, बिहार, राजस्थान, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। स्टेट पीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से आप मॉक टेस्ट, लाइव कोर्सेस अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। करंट जीके के जो आप अपडेट चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज और ट्विटर जो पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं डेली विजिट करके। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ये चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने साथियों के साथ लिंक शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगाओ, किस तरीके का लगाओ, जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, जैसा भी आपको लग रहा हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।